अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल प्रो स्टडी ऑफिशियल पर मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल रहमान। तो आइए आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऊपर। तो स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि हमारी जो वेव है उसकी जो स्पीड है, वेव की स्पीड यानी कि साउंड वेव है, उसकी स्पीड कितनी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसकी जो वेव लेंथ नोट की गई है वो की गई है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो जरा क्वेश्चन की नौयत को समझें। उन्होंने इस एक खास टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड बता दी है किसी एक खास मीडियम में से, जो कि 330 मीटर पर सेकंड दे दी गई है, और उन्होंने किसी एक्सपेरिमेंट की मदद से उसकी जो है वेव लेंथ वो मेजर की है। वेव लेंथ मेजर करने के बाद उन्होंने हमसे ये सवाल किया है कि इसकी बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। और ये इसका ए पार्ट है। बी पार्ट के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है क्या वो इंसानी समात की रेंज के अंदर आती है या नहीं आती। तो आइए पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो हमारी इस रेंज में आती है या नहीं आती। तो मैं आपको ये पहले बताता चलूं कि ये लिखी हुई है इंसानी समात की रेंज फ्रीक्वेंसी की 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की अगर रेंज के दरमियान हमारी फ्रीक्वेंसी है तो इंसान वो सुन सकता है, वरना नहीं सुन सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको याद रख लीजिएगा। तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, और आपको वो बात याद दिलाऊंगा कि जो भी यूनिट दिया गया है उसको हम सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो हमें पता है कि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का एसआई यूनिट ही है, तो हमारा काम आसान है। लेकिन जो लैम्डा है यानी वेव लेंथ है वो दी गई है सेंटीमीटर्स में। तो अब हम इसको किस में करेंगे, मीटर्स के अंदर करेंगे। तो जब सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻² होती है तो 10⁻⁻² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 0.05 और साथ में मीटर रह जाएगा। हमने लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बच्चों याद करें फार्मूला क्या था, V = F लैम्डा। अब कुछ लोग यहाँ पे ये परेशान हो जाते हैं, यार फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला कौन सा था, वो फार्मूला था। ये फार्मूला सिर्फ वेलोसिटी के लिए नहीं है, ये फार्मूले के अंदर बेसिकली 3 चीजें दी गई है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ। अब आपको कोई सी 2 चीजें देकर तीसरी चीज पूछी जा सकती है, तो लाजमी नहीं है कि एक फार्मूला उसी से करना है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का अगर आपने वो मैं आपको फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में कोई इस तरह का वो बात नहीं हो रही, तो हम वो नहीं फार्मूला यूज करेंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का तो वो फार्मूला था, ये तो वेलोसिटी का फार्मूला है। तो आइए चलते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। V = F लैम्डा, लैम्डा F के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो बन जाएगा F = V ओवर लैम्डा। V की वैल्यू पुट की 330 और लैम्डा की वैल्यू पुट की 0.05। इसको जब कैलकुलेटर पे डाला तो आंसर आ जाएगा 6.6 के हर्ट्ज। कैलकुलेटर पे डालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6600 यानी कि 6600। तो मैंने इसको डायरेक्टली साइंटिफिक फॉर्म से फिर आगे इसके साथ प्रीफिक्स यूज कर लिया, यानी कि आपका आंसर इस तरह करके आएगा 6600 हर्ट्ज। तो फिर क्या होगा, मैंने इसको क्या किया, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। तो अब हमें पता है कि प्रीफिक्स जो के है वो उसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻³ तो 10⁻³ की जगह मैंने के यूज कर लिया है और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये इंसानी रेंज के अंदर आती है या नहीं आती। आप खुद देखने वो देखें, 20 हर्ट्ज मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसानी कान के सुनने के लिए, और मैक्सिमम कितनी है 20 के हर्ट्ज, ठीक है। तो ये देखिए उस रेंज के बिल्कुल दरमियान में आ रही है 6.6 के हर्ट्ज। तो इसका मतलब इंसानी कान इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो बच्चों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ यस नहीं लिख देना इसके आंसर में। अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर तो आप लोगों ने बाकायदा इस तरह एक स्टेटमेंट बनानी है और आंसर को जस्टिफाई करना है। पहले लिखना है कि इंसानी कान की जो रेंज है सुनने की फ्रीक्वेंसी वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज। उसके बाद हम लिखना है यस दिस फ्रीक्वेंसी इज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द, रेंज नहीं लिखा, ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। तब जाके बच्चों आपका ये पूरा न्यूमेरिकल सही साबित होगा, वरना इसका 1 नंबर कट जाएगा आपका। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो न्यूमेरिकल 4 बिल्कुल ही सिंपल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। उसमें कहा है कि डॉक्टर ने एक पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो देखी है, कितनी बार यानी कि हार्ट बीट ली जा रही है 1 मिनट के अंदर। तो टाइम कितना आ गया, 1 मिनट आ गया, यानी 1 मिनट है तो मिनट कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, इसको ऐसा यूनिट सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हार्ट बीट्स कितनी है, 1 मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट्स है। तो हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बताना है। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला वो फार्मूला लगेगा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अब देखें यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है समझने में, गौर से समझिए। जो एक हार्ट बीट है,
ठीक है। हार्ट बीट का मतलब पहले दिल ने ऐसे फूलना है, फिर ऐसे सुकड़ जाना है, फूलना है फिर सुकड़ जाना है, तो ये सब एक साइकिल ही है ना, एक साइकिल बन जाता है। तो इसको हम एज अ साइकिल ट्रीट करें तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 72 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो आएगा 1.2 हर्ट्ज। जी बच्चों फ्रीक्वेंसी निकल आई है 1.2 हर्ट्ज। उसके बाद हमें पता है, हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होते हैं किसी भी वेव के वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने लिखा t इज इक्वल टू 1/f। तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकली है वो नीचे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.83 सेकंड्स। तो हमारा टाइम पीरियड आ गया 0.83 सेकंड। तो बच्चों बुक में भी यही आंसर है, आप इसको समझ लें। हाँ तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.5 के ऊपर। तो जरा क्वेश्चन को पढ़िए डीपली से। क्वेश्चन के अंदर काफी एक ट्रिक छुपी हुई है। तो क्वेश्चन में कहते हैं हमारे जनाब, A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed। ये मान लें मैंने एक शिप ले ली है, ठीक है, जो सर्वे करने के लिए आई हुई है। ये हमारा समंदर है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की है, आप समझें इस चीज़ को। ये समंदर के ऊपर एक शिप आ गई और ये जमीन का उसका समंदर का नीचे का हिस्सा है जहाँ पे जमीन है, समझ लें, ठीक है। अब क्या होगा, उन्होंने क्या किया कि इस शिप से नीचे की तरफ वेव्स भेज दी हैं, साउंड वेव्स भेजी हैं, ठीक है। या कोई भी और दूसरी वेव्स कह लो, उन्होंने कौन सी वेव्स लिखी हुई है जी, साउंड वेव्स ही लिखी हुई इन्होंने, ठीक है। साउंड वेव्स नीचे गई, नीचे जाकर आपको पता है रिफ्लेक्शन होगी और ये दोबारा से फिर ऊपर आएंगी, ऐसी बात है, ठीक हो गया जी। साउंड वेव्स पहले नीचे जाएंगी फिर टकरा के वापस ऊपर आएंगी। तो बताते हैं कि जब इन्होंने साउंड वेव्स भेजी हैं तो नीचे से टकरा कर जब वापस आएंगे तो वो टाइम कितना लगा है, 1.5 सेकेंड, यानी कि 1.5 सेकेंड लगा है साउंड वेव्स को नीचे से होके वापस आने तक, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक वाली बात क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, इसी टाइम को पकड़ के कैलकुलेशन में डाल देते हैं, जबकि ये बात गलत है। समझते हैं क्वेश्चन को, फिर आपको भी समझ लग जाएगी कि टाइम को, इस वाले टाइम को क्यों नहीं लेना। उन्होंने कहा है कि अब आपने क्या करना है, इतना टाइम लेती है, ठीक है। साउंड वेव की स्पीड भी उन्होंने बता दी है कितनी है, 1500 मीटर पर सेकेंड। उन्होंने कहा है कि समंदर की डेप्थ बतानी है, यानी कि ये बताना है पानी कितना गहरा है, यहाँ पे कितनी गहराई है वो चीज बतानी है। अब देखिए यहाँ पे कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था S इज इक्वल टू VT, जो कि 9th क्लास में पढ़ा था हमने। इसमें क्या होता है कि अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाता है। यानी कि अगर एक मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक टाइम t1 के ऊपर ये मूव करिए टाइम t के ऊपर, ये यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है। तो जितने टाइम के अंदर यहाँ से वहां तक पहुंची है, इस टाइम को मैं इस मार्कर की स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो आंसर आएगा। इस फार्मूले का ये मतलब है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक वेव को पहुंचने पे, इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, साउंड की स्पीड से, तो हमारे पास टोटल डेप्थ निकल आएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना सबको, कि हमने ये टाइम यूज नहीं करना, ये टाइम नीचे जाकर फिर ऊपर आने तक का लगा, यानी कि ये डबल है उस टाइम का, क्योंकि एक बार उसमें नीचे जाना है फिर वापस भी आना है। तो हम इस टाइम को हाफ कर देंगे क्योंकि एक तरफ जाने का टाइम नहीं लेना है। तो इस टाइम को पकड़ के, टोटल टाइम को पकड़ के, इसको मैंने t0 लिख दिया है, इसको टाइम लिखा है 1.5 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो फिर आंसर आएगा 0.75 सेकंड। इस टाइम को अपने फार्मूला के अंदर यूज करना है बच्चों, यही ट्रिक है इसमें, और कुछ भी नहीं है। S इज इक्वल टू VT फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जी दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.6 के ऊपर। इसमें क्या स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि एक क्लिफ से कुछ फासले पे खड़ा हुआ है। उसने यहाँ पे क्लैप किया है ऐसे करके, ठीक है, जैसे भी मैंने ये क्लैप किया है, और वो कह रहा है कि उसने 5 सेकंड्स के बाद उस क्लैप की आवाज जो है वो वापस सुनी है, यानी कि इको सुनी है उसकी, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर अज्यूम करें आप लोग कि जो वेलोसिटी की, जो उसकी वेलोसिटी है साउंड की, वो है 346 मीटर पर सेकेंड, तो बताएंगे टोटल डिस्टेंस कितना होगा उस स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान में। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया अभी पीछे वाला, वो जिसमें शिप आती है और साउंड वेव नीचे जाती है उसमें, तो वही काम करना है। दो तरफ डिस्टेंस कवर हो रहा है साउंड वेव का, हम एक तरफ वाला लेंगे तो मतलब टाइम को हाफ कर देंगे, टाइम को हाफ किया वैल्यू पुट की फार्मूला के अंदर और हमारा आंसर आ जाएगा। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि किसी को भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती कहीं से भी, तो वो काइंडली मुझसे रब्ता कर लिया करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं बाकायदा अपना एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। जिसके जो मसाइल हैं, जो कोई मसला पेश आता है किसी को जहाँ से समझ नहीं आती, वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। और मेरे नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। जज़ाकल्लाह।
है।